डिस्कशन विद मनोज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बजट में जब बजट पेश हुआ लोकसभा में, तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने सबसे तीन खास बात जो कही है बजट में, जो जुड़ी हुई है अर्थव्यवस्था से मतलब बैंकिंग से जुड़ी हुई है। तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो आप अब उन्होंने क्या कहा है वो बताने से पहले आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं, ताकि आप उनकी कही हुई बात को समझ पाएं और इससे आप समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे उस बजट को, और अपनी तैयारी के लिए क्या जरूरी चीजें हैं, क्या समझ लेना है ना, आपको हर जगह ये काम आएगा। तो देखिए, तीन बातें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रही हैं। पहली है एमएसएमई को लेकर के। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, है ना, कि लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग। इसके लिए कुछ कहा उन्होंने, मैं बताऊंगा कि ये क्या, ये उद्योग है, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ना, खुदरा उद्रा उद्योग, बीड़ी के कारखाने किसी को खोलना है, तो ये बहुत छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, किसी को लकड़ी का खिलौना बनाना है, तो इस तरह के उद्योग आते हैं एमएसएमई में। तो इसमें एक बात ये हो गई, तो उसको अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। दूसरी बात उन्होंने कही है बैंकिंग से जुड़ी हुई, है ना, बैंकिंग के बारे में अभी मैं पूरी बातें करूंगा आपको, तो इस लेक्चर को पूरा देखिए ताकि आप बैंकिंग समझ पाएं, कितने तरह के बैंक होते हैं, क्या होता है, क्या है ना, उसमें कैसे कैसे कोऑपरेटिव क्या, कमर्शियल क्या, ये सारी बातें अभी अपन करेंगे। और जो तीसरी बात उन्होंने कही है वो कही कि जो जमा राशि होती है उस पर बीमा, है ना, उस पे बीमा। यहाँ देखिए जरा, जमा राशि पर बीमा मिल रहा है, भाई बहुत बड़ी बात है ना। अभी तक आप जो बीमा उमा सुनते रहते होगे ज्यादातर, हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले से चला आ रहा है बीमा राशि पर देने का, लेकिन आपने जो बीमा सुना है, ज्यादातर सुना है कि जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी पर बीमा होता है, आप बस यही जानते हैं, घर का बीमा होता है, लाइफ का बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, तो इस तरह से पैसे का भी बीमा होता है। तो ये तीन बातें आपको मैं समझाऊंगा इसमें। सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूं, देखिए जैसे एमएसएमई से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एमएसएमई आप समझ चुके हैं, उद्योग होते हैं, खुदरा व्यापारी होते हैं, बहुत छोटे छोटे उद्योग, जैसे लकड़ी का कुछ खिलौना बना दिया, साड़ी में जो कढ़ाई का काम होता है वो कर दिया, है ना, और भी ऐसे बड़े, ज्यादातर तो बीड़ी के कारखाने हो गए, ये सब छोटे छोटे कारखाने होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि ये है तो उद्योग ही, और अगर ये उद्योग है तो भाई ये चलेंगे पैसे से, इनको जब पैसा मिलेगा तो ये चलेंगे उस काम से। तो पैसा कहां से लेकर के आएंगे? जब इन्हें पैसा चाहिए तो पैसा देगा भैया बैंक, है ना, तो बैंक से पैसा लेना है। तो अगर बैंक से पैसा लेना है तो बैंक होने चाहिए मजबूत, है ना। अब मजबूत बैंक कैसे होते हैं? देखिए, मजबूत बैंक कैसे होते हैं? जिनमें निवेशक जो होता है वो बराबर पैसा डालता रहता है, और निवेशक तभी उसमें पैसा डालेगा जब उसे लगेगा कि भैया मेरे पैसे सुरक्षित हैं और वो मुझे वापस मिलेंगे। तो ये जो आपने तीन लाइन अभी सुनी है, यानी एक उद्योग को चलने के लिए एक आदमी जो निवेश करता है, बैंक में पैसा जमा करता है, एक उद्योग चलने के पीछे उसके विश्वास का खेल है सारा, है ना। तो समझ रहे हैं ना आप, एक उद्योग चल सके, है ना, ये सारा खेल डिपेंड करता है भैया कि जो जमा कर रहा राशि उसके विश्वास पे। अगर उसको विश्वास हुआ तो वो बैंक को पैसा देगा, अगर बैंक को पैसा मिला तो वो इन उद्योगों को देगा, और अगर इन उद्योगों को मिला तो ये फलेंगे फूलेंगे। एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा आपको बता दो कि क्यों इतना जरूरी है, क्यों इतना बजट में इसके बारे में बात हुई है। क्या बड़े बड़े व्यापार और कारखाने नहीं है? सही से देखिए, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि एमएसएमई यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं, ये जीडीपी में, यानी कि जो भारत पूरी कमाई करता है टोटल, है ना, उस जीडीपी में इनका लगभग 28% है भैया। उस कमाई में 28% इनकी वजह से कमाता है भारत। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो एक्सपोर्ट होता है, जो हम निर्यात करते हैं, है ना, जितना सामान हम निर्यात करते हैं उसमें 40% सामान ऐसे निर्यात करते हैं जो ये छोटे छोटे कारखाने बनाते हैं। तो आप सोचिए जरा, 100 में से 40% सिर्फ एमएसएमई से आता है, इसलिए भी इस पर बहुत फोकस जरूरी हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है रोजगार, जिसके लिए आप सभी जानते हैं कि दुनिया परेशान है, भारत सबसे ज्यादा परेशान है ही। तो रोजगार कैसे जुड़ा हुआ है? तो आपको मालूम है कि जो एमएसएमई है, इससे करीब करीब 11 करोड़ लोग जो है नौकरी में है ना, इसकी वजह से नौकरी में है वो लोग। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, और अगर इसको मजबूत करना है तो बैंक मजबूत करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी तक आप ये समझ पाए हैं कि एमएसएमई को मजबूत होना है। अब ये बैंक है, तो देखिए बैंक में है ना, और ये विश्वास का और बैंक का, आप दो पॉइंट और समझ लीजिए तो आपको बजट का जो मैं पॉइंट बोलने वाला वो समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं बैंक आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए भाई, जो बैंक होता है, बैंक का काम क्या होता है? बैंक होता क्या है? बैंक मतलब जैसे कि व्यवसाय, है ना, व्यावसायिक रूप से लेन देन करना, यानी कि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पैसे का लेना देना कर रहे हो तो ये बैंक है ना, ये बैंकिंग हो जाती है, इसे बैंक कहते हैं। अब जो बैंक बनाए गए हैं, ये आरबीआई एक्ट 1934, एक आरबीआई का एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम 1934,
है ना, उसी एक्ट के तहत खुद आरबीआई भी बना था, जिसे हम फादर ऑफ ऑल दी बैंक कहते हैं, मदर ऑफ ऑल दी बैंक कहते हैं ना, सभी सबसे बड़ा बैंकों का बैंक आप जैसे आरबीआई कहते हो, वो खुद बना हुआ है आरबीआई एक्ट 1934, तो सबसे बड़ा बैंक वही है, ठीक है। अब वो सबसे बड़ा बैंक है, तो उस आरबीआई एक्ट में ये लिखा हुआ है कि बैंक भैया दो तरह के होंगे, ठीक है। पहला बैंक कहलाएगा शेड्यूल्ड और दूसरा बैंक कहलाएगा नॉन शेड्यूल्ड, है ना। एक अभी शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड क्या होता है, देखिए जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो आरबीआई की लिस्ट में लिखे होते हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई की लिस्ट में लिखे होते हैं, यानी उस एक्ट में लिखे हुए हैं कि ये बैंक है, तो अगर वो उसमें लिखे हुए हैं तो वो शेड्यूल्ड हो गए। और नॉन शेड्यूल्ड कौन से होंगे, जो उस लिस्ट में नहीं होंगे, है ना। अब ये समझ में आ गया आपको, है ना। तो आरबीआई में दो तरह के बैंक हैं, बैंक दो तरह के हो गए अपने, एक शेड्यूल्ड और एक नॉन शेड्यूल्ड हो गया। अब देखिए शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड तो हटा दो, अब शेड्यूल्ड पे आ जाओ। शेड्यूल्ड अगेन दो तरह का होता है भाई, एक होता है कमर्शियल, है ना, एक कमर्शियल बैंक होता है और एक होता है कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक बैंक और कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता, है ना, सहकारिता वाले ये बैंक होते हैं सारे के सारे। तो सहकारिता को बाद में लेता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक बैंक, है ना। कमर्शियल यानी कि कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है कि भाई ये आपसे पैसा लेते हैं, है ना, और आपको बोल देते हैं कि हम आपको जो आप पैसा जमा करो उस पर कुछ ब्याज देंगे, और यही पैसे को उठा करके ये किसी और को दे देते हैं और उससे ज्यादा ब्याज ले लेते हैं। तो आपको देने वाला ब्याज और उससे लेने वाला ब्याज दोनों को माइनस कर दो, बीच का जो बच जाता है ये इनकी कमाई होती है, बाकी आपको दे देते हैं। और समझ गया ना आप सर। तो ये तो हो गई बैंकिंग काम। अब भाई कमर्शियल बैंक का तो ये काम हो गया, मतलब वो काम करता है प्रॉफिट के लिए। ये फिर से, अब कमर्शियल बैंक भी कई तरह के होते हैं, आपने सुने होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी जितनी शाखाएं आती हैं, दूसरा नेशनलाइज्ड बैंक, तीसरा आता है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक कौन कौन से होते हैं भाई, जैसे कि आपने यस बैंक सुना होगा, है ना, जो अभी बड़ी खबर भी चली, आपने आईसीआईसीआई बैंक सुना होगा, एचडीएफसी बैंक सुना होगा और आपने एक्सिस बैंक सुना होगा। आपने जो ये नाम सुने ना, ये सारे के सारे होते हैं प्राइवेट बैंक। कमर्शियल में ये प्राइवेट कैटेगरी में आते हैं, है ना, कमर्शियल में, प्राइवेट में। शेड्यूल्ड ये भी है, ध्यान सुनिए, शेड्यूल्ड में, कमर्शियल में, प्राइवेट में पढ़ रहे हो आप, ठीक है। और अब ये तो हो गए भैया प्राइवेट बैंक। फिर इस तरह से एक और होता है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक में क्या क्या आपने सुना, जैसे सिटी बैंक है ना, बैंक ऑफ अमेरिका है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। तो ये जो आप तीन बैंक सुनते हैं इस तरह के, ये होते हैं फॉरेन बैंक, यानी विदेशी बैंक है ये सारे के सारे। और एक होता है आपका रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ये आपने सुने हुए। तो ये सारे के सारे हो गए कमर्शियल, ठीक है। तो कमर्शियल पूरे खत्म हो गए। और मैंने कहा था शेड्यूल्ड दो तरह के होते हैं, कमर्शियल और एक होता है आपका क्या, कोऑपरेटिव। भैया कोऑपरेटिव, सहकारिता बैंक होते हैं ये। अब सहकारिता का मतलब क्या है, कमर्शियल तो आप समझ गए, है ना। सहकारिता का मतलब ये होता है कि भाई कई सारे व्यक्ति मिल करके एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समान रूप से काम करते हैं, है ना। कई सारे व्यक्ति या समूह मिल करके समान रूप से काम करते हैं ताकि एक उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। अब भाई इसमें कौन सा उद्देश्य प्राप्त करना है और ये क्यों इकट्ठा हुए हैं और ये हैं कौन से लोग जो इकट्ठा हुए हैं, तो ये सभी भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि कोऑपरेटिव बैंक कितने तरह के होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो है, सहकारिता बैंक जो है, वो दो तरह से बढ़ जाएंगे। एक होगा शहरी कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि जिसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, यानी कि हिंदी में शहरी सहकारिता बैंक कहते हैं इसे। और एक होता है आपका ग्रामीण सहकारिता बैंक, यानी कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अब इन दोनों बैंक के फिर अलग से तीन स्टेप आते हैं भैया, है ना। एक शहरी है, एक ग्रामीण है, फिर इनके भी तीन टाइप खुल जाते हैं। और वो टाइप कौन से होते हैं, एक होता है राज्य स्तर, राज्य सहकारिता बैंक, फिर एक होता है जिला सहकारिता बैंक, और एक होता है प्राथमिक यानी समितियां, है ना। सबसे नीचे समितियां आती हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो राज्य, देखो ये छोटे से बड़े की तरफ आता है। जो प्राथमिक समितियां होती हैं वो पूरे गांव कस्बे में फैली होती है समितियां, है ना। समितियों में 10-10 लोग इकट्ठा होते हैं। फिर इनसे इन सभी, तो एक गांव में जितनी भी समितियां हैं वो सब आ जाती हैं जिला सहकारिता बैंक के अंदर में। फिर जितने जिले हैं, है ना, उन जिलों में जितने भाई, अब जिले तो बहुत सारे हो गए, तो जितने भी जिला सहकारिता बैंक है ये सब के सब आ जाते हैं राज्य सहकारिता बैंक के अंदर में। क्योंकि वो राज्य है तो फिर जिला, और जिले खूब सारे, फिर जिले के अंदर खूब सारे सहकारिता, समझ गया ना। तो ये पूरा पिरामिड बन जाएगा आपको। सबसे टॉप पे आपको मिलता है कौन सा, राज्य सहकारिता बैंक। तो ये तो हो गया भैया कोऑपरेटिव बैंक की बात। अब सवाल ये है कि सर ये दो टाइप क्यों है ना, कमर्शियल क्यों। और देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट तो आप समझ चुके हैं, जो कमर्शियल में बताया कि बात है कि शेड्यूल्ड बैंक को कमर्शियल और कोऑपरेटिव सहकारिता क्यों बनाया गया है।
देखिए, अगर आप सिटी में रहते हैं या मेट्रो में रहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, किसी भी बैंक में चले जाओ, चाहे यस बैंक में चले जाओ, एचडीएफसी में, एसबीआई में, जितने मैंने नाम लिए कमर्शियल में, आप अगर सिटी या मेट्रो में रहते हैं तो आप तुरंत गाड़ी उठाएंगे और जाकर के अपना खाता खुलवा लेंगे, है ना। आप तुरंत अपने पैसे जमा कर दिए, आपको उस पर ब्याज आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया भाई। जितना आपके लिए आसान है, ये बिल्कुल उसके उलट है उन लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं, है ना। जो किसान भाई हैं हमारे, वो तो बेचारे नहीं आ सकते गाड़ी उठा करके भाई। उनको तो 150-100 किलोमीटर, कभी कभी तो 200 किलोमीटर का जो है वो सफर तय करना पड़ता है कि भाई वो आए यहाँ पर आपके बड़े बड़े क्या कहते हैं कैपिटल में, कि भाई अजमेर पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, वो नहीं पहुंच पाते। तो फिर अब क्या उनको हम अपने इस वित्तीय समावेशन, वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं लेंगे क्या? उनके साथ हम मतलब पैसे का लेन देन उनको नहीं चाहिए क्या? उनको छोटे छोटे कारखाने नहीं खोलने हैं क्या? है ना। तो अब और अगर बात है कि वो आ भी गए तो उनका खर्चा ही इतना हो जाता है आने जाने का कि वो बेचारे क्या लेंगे और क्या करेंगे। तो बात है कि इस तरह से हुआ क्या कि जो हमारा ग्रामीण एरिया था वो तो पिछड़ गया पूरी तरीके से, वो तो इसमें जुड़ ही नहीं पा रहा था। अब आप बोलेंगे सर तो ठीक है ना, ये कमर्शियल बैंक वालों को बोलो कि अपनी शाखाएं खोल देते हैं वहां पर, है ना। तो ध्यान सुनिए, कमर्शियल बैंक अपनी शाखाएं इसलिए नहीं खोलेगा क्योंकि वो काम करता है प्रॉफिट के लिए, है ना। बहुत ध्यान से सुनिए, वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है प्रॉफिट के लिए। अगर उसको लगेगा कि गांव में मुझे प्रॉफिट है तो ही वो अपनी शाखा वहां पे खोलेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि हमारे का प्रॉफिट नहीं है तो वहां पे नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि गांव वालों के पास इतना ज्यादा पैसा होता नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं तो बैंक में ज्यादा पैसा आएगा नहीं, और अगर ज्यादा पैसा आया नहीं तो बैंक के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा किसी बड़े क्या कहना चाहिए उद्योगपति को देने के लिए। जब वो किसी बड़े को देंगे तो ज्यादा ब्याज लेंगे, तो कहने का मतलब वो घाटे में जाएंगे, और ये काम करते हैं प्रॉफिट के, इसीलिए वो नहीं आएंगे। तो इस तरह से ग्रामीण तो हमारा रह गया। तो फिर क्या हुआ कि अब जब लोगों ने देखा कि अरे यार किसान भाइयों को जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो कैसे ये करेंगे, उद्योग छोटे छोटे कैसे खुलेंगे, ये जो हथकरघा के लोग हैं, तो कुछ बड़े बड़े लोग आए और उन्होंने आपस में कोऑपरेट किया। कोऑपरेशन, सहकारिता, है ना, कोऑपरेशन कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए, इन्होंने अपने अपने पैसे कुछ लगाए, तो इससे जन्म होता है यहाँ पर सहकारिता बैंक, है ना, जो आप सुनते रहते हैं। तो ये लोग कौन है? ये गांव में ही रहने वाले लोग हैं, या शहर में भी रहने वाले लोग हो सकते हैं, या कहीं पे भी रहने वाले हो सकते हैं। ये आपस में मिलते हैं, अपने अपने पैसे लगाते हैं, है ना, लगाना शुरू किया और इन्होंने अब देना शुरू कर दिया कि भाई ये ले लो आप। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सहकारिता बैंक होती है ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनको फायदा नहीं होता है ना, तो इन्हें नुकसान भी नहीं होना चाहिए। मतलब हमने जितना दिया है कम से कम हमें उतना तो लौटा ही देना। तो ये बड़ा आसान होता है किसानों के लिए कि चलो ठीक है भाई, हमें ब्याज नहीं देना है तो जितना है कम से कम उतना ही लौटाना है। तो ये इसीलिए से सहकारिता कहते हैं ना, ये योगदान है, ये एक तरह से सेवा होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर। तो अब आप मुझसे पूछेंगे सर कि जिस तरह से कमर्शियल बैंक जो हैं, ये जितने भी बैंक हैं आपने कहा 1934 के हिसाब से काम करते हैं एक्ट के तहत, तो क्या ये भी कुछ एक्ट में काम करते हैं? इनके पास भी कोई एक्ट है? भाई इनके पास भी एक्ट है। ऐसा ही नहीं होता है कि बस आप दल इकट्ठा हुआ 5-10 लोगों का और आपने बोला चलो पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। आप अगर इकट्ठा हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, है ना। तो रजिस्ट्रेशन जो होता है भैया वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, है ना, 1912 के हिसाब से, यानी कि सहकारिता समिति अधिनियम, इसके तहत जो है वो रजिस्ट्रेशन होता है। अब ध्यान देखिए, अगर ये एक्ट है, एक अधिनियम है, तो अधिनियम यानी कि एक कानून है, तो इस कानून को कोई तो चलाता होगा। तो इस कानून को कौन चलाता होगा? बनी बात है राज्य, है ना। तो राज्य सरकार के अंडर में है ये सारे के सारे जो आपके सहकारिता बैंक दिखते हैं। और इनके अंडर में क्यों है? क्योंकि आपने सुना होगा एक 7वीं अनुसूची है संविधान में, उस संविधान में 3 तरह की सूचियां लिखी हुई हैं 7वीं अनुसूची में। एक है समवर्ती सूची, एक है केंद्र सूची और एक है राज्य सूची। तो ये जो सहकारिता जो विषय है, सहकारिता बैंक वाला, ये आता है राज्य के अंडर में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये सहकारिता राज्य के अंडर में आता है। मतलब इसका रजिस्ट्रेशन करना किसके अंडर में है? राज्य के अंडर में। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं, उस बैंक में भर्तियां करने का काम भी राज्य के हाथ में है। वहां से किसको हटाना है नौकरी से, ये भी राज्य के हाथ में है। मैनेजमेंट यही देखते हैं। और जैसे मान लो कि अगर पैसा घाटे में जा रहा है बैंक, तो ये उसी को संभालते भी हैं पैसा दे करके। तो और लेखा परीक्षा भी यही लोग करते हैं। लेखा परीक्षा का मतलब होता है ऑडिट करना, कि भाई कहाँ खर्चा हुआ, कितना हुआ, ये सारी बात हो गई। तो अब आप बोलोगे सर जब सरकार कर रही है और अगर ये बैंक है, तो फिर बैंकों का बैंक आरबीआई क्या कर रहा है? भाई आरबीआई भी इनके ऊपर ध्यान रखता है। अब आरबीआई इनके ऊपर ध्यान कैसे रखता है? आरबीआई अपने 2 नियमों के साथ इन पर ध्यान रखता है। देखो, राज्य सहकारिता बैंक पर नजर रखता है किस अधिनियम के तहत? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत। अगर आरबीआई इस पर रख रहा है तो आरबीआई भी फिर 2
अगर आरबीआई इस पर नजर रख रहा है तो आरबीआई भी कुछ अधिनियम के तहत ही काम करता होगा, बिल्कुल। तो आरबीआई के दो अधिनियम है जिसपे ये काम करता है। एक है बैंकिंग अधिनियम 1949 यानी कि बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत ये इस पे रेगुलेट करता है इनको, और दूसरा है बैंकिंग कानून अधिनियम 1965, है ना। तो ये दो कानून अधिनियम से आरबीआई भी कोऑपरेटिव बैंक्स पे यानी कि सहकारिता बैंक पे नजर रखता है। तो आप देख रहे हैं राज्य का भी कंट्रोल है, आरबीआई का भी कंट्रोल है। तो भाई राज्य का तो चलो हमें समझ में आ गया कि भर्ती करना, है ना, ये पॉइंट ध्यान रखिए कि भर्ती करता है, बर्खास्त कर देता है पूरे निदेशक मंडल को, भाई ऑडिट लेखा जोखा का ले लेता है, कभी कभी हुआ तो, है ना, मैनेजमेंट भी यही देख रहा है, मतलब पूरे प्रशासन और सबका काम ये देख रहा है। तो फिर आरबीआई क्या देखने वाला है? आरबीआई बैंकिंग की सिर्फ टर्म्स देखता है, जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति को कितना लोन देना है, कितना कर्ज देना है, तो इसकी सीमा जो है सिर्फ और सिर्फ इसकी सीमा जो है आरबीआई इनके लिए निर्धारित कर देता है। और दूसरी बात की जैसे मान लो इनके पास पूंजी की कमी होगी तो पूंजी की पर्याप्तता दे देगा। तो सिर्फ दो काम थे आरबीआई के पास, बाकी सारा कुछ जो था वो इनके पास था। तो बात यह कि कोऑपरेटिव बैंक जितने भी थे इन दो लोगों के अंडर में आते हुए, देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि मान लो मैं आपके बोल दूं कि आपके 4 बॉस हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि आपके 4 बॉस हों आपके ऊपर, या फिर आपको ज्यादा बढ़िया आप कंफर्टेबल रहोगे कि आपके ऊपर एक बॉस है? 4 बॉस रहेंगे तो 4 को जवाब देना पड़ेगा, अगर एक बॉस रहेगा तो सिर्फ एक को जवाब देकर भी फुर्सत। अगर मैं 4 को जवाब देता रहूंगा तो मैं काम कब करूंगा, है ना, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, तो मैं उस पर ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। सिर्फ इसी वजह से अभी अभी निर्मला सीतारमण जी ने इसमें चेंज कर दिया है और कहा है कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के तहत जो बैंक आते हैं, यानी जितने भी सहकारिता बैंक है, इन सबको अब आरबीआई देखेगा। अगर आरबीआई को ये लगा कि सहकारिता बैंक की जो हालत है वो बिगड़ रही है, तो राज्य सरकार से सारी चीजें छीन करके वो अपने अंडर में रख लेगा, है ना। यानी कि फिर वही भर्ती भी वही करेगा, बर्खास्त भी वही करेगा, सब कुछ वही करने वाला है आरबीआई। यही अब पूरा जो है अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। बात है कि इन सब की जरूरत आखिर पड़ी क्यों कोऑपरेटिव बैंक जो है क्या इतना बेकार हो गया ये इतने नियंत्रण की वजह से? इसका एक और रीजन था दोस्तों। जैसे वापस से चलते हैं एमएसएमई में। देखिए एमएसएमई को वो तभी फूलेगा फलेगा जब उसे पैसे मिलने वाले हैं। पैसे जो है वो देने वाला था बैंक। कौन कौन से बैंक उसे पैसे दे सकते हैं? उसे कमर्शियल बैंक भी लोन दे सकता है, जो ये छोटे छोटे मझोले ये जो उद्योग खुले हुए हैं, इन्हें कमर्शियल बैंक भी दे सकता है लोन, इन्हें कोऑपरेटिव बैंक भी लोन दे सकता है। तो ये दोनों के दोनों बैंक जो है ये लोन दे सकते हैं। तो कमर्शियल वाला तो जो है वो ज्यादातर जो आपको दिखेगा सिटी वगैरह एरिया में काम चल जाएगा, लेकिन गांव में जो सबसे ज्यादा आपको ये जो एमएसएमई वाले जो उद्योग है, ये जो सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान रखते हैं, इन तक पहुंच तो सिर्फ सहकारिता बैंक की होती है ना। तो इनको भी मजबूत करना पड़ेगा। तो दिक्कत क्या हो गई? सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि आपने देखा जो चीजों ने जो है सब कुछ खेल बिगाड़ दिया, है ना। जो निवेशक हैं वो पैसे अब डालने से जो वो कतराए, है ना, इसी जब वो पैसे नहीं जाएंगे तो बैंक जो है वो पूरी तरीके से डूब जाएगा, खत्म होने लगेगा। तो ऐसा क्या हुआ था? आपने सुना ना, यस बैंक, है ना, और एक और बहुत पहले जो बात हुई थी लक्ष्मी बैंक। ये यस बैंक जो है कमर्शियल में, प्राइवेट बैंक में, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये डूब गया, है ना। डूबा कैसे भाई? राणा कपूर, अशोक कपूर, दो भाई हैं जिन्होंने ये बैंक शुरू किया था। वो लोगों को लोन, क्या कहते हैं, लोगों से पैसा लेते थे, किसी और को देते थे। तो ये बिजनेस जब उनका बड़ा हुआ तो ये बहुत बड़े कमर्शियल बैंक के रूप में सामने आ गया। जब ये कमर्शियल बैंक बहुत बड़ा बन गया तो कई हजार हजार करोड़ ये लोगों को लोन में देने लगे, उनसे ब्याज देने लगे। लेकिन पता नहीं कैसे राणा कपूर जी ने जो है कि उन लोगों को भी लोन देना शुरू कर दिया जिनको वो जानते थे कि वो कभी चुका नहीं पाएंगे, और जो लेने वाला था वो भी जानता था कि वो कभी चुका नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि राणा कपूर जी के सामने आप आए और आपने बोला सर मुझे 2000 करोड़ रुपए दे दो, तो उन्होंने अपनी बैंकिंग के जो नियम वगैरह थे उसको भी हटाते हुए, एक तरफ करते हुए, क्योंकि वो अपनी कार्यशैली से ही काम करते थे, भाई बैंकिंग के नियमों को कभी कभी हटा भी देते थे, तो उन्होंने मान लो आपको दे दी 2000 करोड़ रुपए। उन्हें मालूम है कि आप चुका नहीं सकते हो, है ना, उस रकम को। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम मुझे 2000 करोड़ में से 200 करोड़ मुझे दे करके चले जाओ, ठीक है। अब आप जब 200 करोड़ दे रहे हैं तो आप इसको एक तरह की रिश्वत ही मान लो कि उन्होंने एक रिश्वत दे दी। अब जब सामने आप अगर 2000 करोड़ लेकर के जा रहे हो और आपने 200 करोड़ दे दिए हैं, तो आपको ये लगेगा कि चलो ठीक है, मैंने तो चुका दिया, अब मुझे ये 2000 करोड़ वापस करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा तो काम बन गया, है ना। तो आप अब वो लेकर के चले गए। तो बात है कि ये सारी चीजें जो है मैनेजमेंट के नजर में आ रही हैं, और उन्हें मालूम था अगर इस तरह से चलता रहा तो ये कभी भी आगे नहीं चल पाएगा, और जब ये आगे नहीं चल पाएगा तो बैंक दिवालिया होने वाला है। ये उस मैनेजमेंट के लोग समझ गए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी जो है ना, अभी ये खबर बाहर नहीं निकली है कि ऐसा ऐसा जो है चल रहा है बैंक के अंदर, तो उन्होंने अपने अपने शेयर्स
सारे के सारे बेच दिए। शेयर्स का मतलब अपनी पार्टनरशिप, जिस हिस्सेदारी में वो पार्टनरशिप में होते हैं तो वो शेयर्स कहते हैं, वो उन्होंने सबने पब्लिक कर दी कि लो भाई खरीद लो। तो अब लोगों को ये लग रहा है भाई यस बैंक तो बहुत बड़ा बैंक है, अंदर की बात किसी को मालूम नहीं है आम जनता को, तो उन्होंने शेयर्स खरीद लिए। उस समय वो 100-100 रुपए के थे शेयर्स, एक एक करके एक एक शेयर 100-100 रुपए के थे। और तो ये लोग तो भाई जल्दी जल्दी बेच रहे थे कि अरे बेचो बेचो अभी तो बेचो, जब मालूम चल जाएगा देखेंगे। तो इन्होंने फटाफट से अपने सारे शेयर जो है मैनेजमेंट वालों ने बेच दिए, लोगों ने खरीदे। और जब ये बात सामने आई कि भाई अंदर तो खोखला था ये, तो जिस दिन बात सामने आई उस दिन शेयर धड़ाम से 15-15 रुपए गिर गए। मतलब 15 रुपए के शेयर्स हो गए, 100 रुपए से सीधे 15 रुपए। तो सोचिए जरा, जिन्होंने शेयर्स खरीदे थे उनका तो पैसा डूब गया। इन लोगों ने अपने शेयर बेच बेच के 100 रुपए में, मैनेजमेंट वालों ने अपना पैसा तो निकाल लिया, लेकिन जिस बेचारे ने खरीदा निकल गया। अब आप बोलेंगे सर केस दर्ज होगा, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर कोई बैंकिंग वो नहीं करने आए कि पैसा जमा करने आए तो पैसा हमारा डूब गया है। आपने शेयर खरीदा है, शेयर खरीदने वाला पार्टनर होता है, और पार्टनर का मतलब ये होता है कि अगर बैंक को लाभ हुआ तो लाभ का भी हिस्सेदारी है, और अगर बैंक को हानि हुई तो हानि की भी हिस्सेदारी है। तो आपने शेयर खरीद करके पार्टनरशिप खरीद ली थी, इसीलिए आप क्लेम नहीं कर सकते हो। कौन क्लेम कर सकता है? क्लेम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने इसमें पैसा निवेश किया था, यानी कि पैसा जो है जमा किया था। यानी जमा करता है जैसे कि आप और मैं, है ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो कई कई लाख करोड़ रुपए जो ऐसे अपने अपने पैसे वहां पर जमा करते हैं, उनके लिए है। तो बात ये हुई कि शेयरकर्ता को तो हटा दो, जब यस बैंक डूब गया तो इसमें कुछ जमाकर्ता के भी तो पैसे थे। तो जमाकर्ताओं को अब डर लगने लगा, क्योंकि भाई बैंक तो दिवालिया हो गया, अब हमें पैसे कहां से मिलेंगे। अब किसी ने बेचारे ने 15 लाख रुपए रखे थे तो उसके तो चले गए ना, अब उसकी कौन देगा? तो अब देना तो इनको पड़ेगा ही, क्योंकि इन्होंने तो लिया था। तो ये सब देखते देखते अब जो निवेश करता है, यानी कि पैसा बैंक में रखने से कतरा रहे हैं, है ना, तो नहीं जा रहा है, तो उनका विश्वास वापस से जीतने के लिए अब क्या कहते हैं, वापस से जीतने के लिए फिर एक चीज आई कि भाई जमाकर्ता को क्या चाहिए? जमाकर्ता को ये चाहिए कि अगर मैं बैंक में जमा कर रहा हूं तो तुम मुझे इंश्योर करो कि मेरा पैसा जो है वो सुरक्षित है। तो इसीलिए निकाला गया जमा पर बीमा, है ना। जमा, बीमा को कहते हैं इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बना इंश्योर से, तो आपके जमा पैसे पे हम बीमा दे रहे हैं, तो इसीलिए बनाया गया जमा बीमा एक्ट। और ये अधिनियम जो था 1962 में बनाया गया था। जब ये 1962 में बना था तब तक इसमें सिर्फ कमर्शियल बैंक आते थे और एसबीआई की कुछ यूनिट आती थी, कोऑपरेटिव नहीं आती थी। कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारिता बैंक नहीं रखे गए थे, लेकिन फिर 1968 में सहकारिता बैंक को भी इसमें जोड़ दिया गया। यानी कि अगर आप सहकारिता बैंक में भी कोई आम आदमी जाकर के पैसे जमा करता है तो उसके पैसे सुरक्षित, उस पर बीमा होगा। अच्छा, अब बात यह कि बीमा, थोड़ा सा मैं आपको अंडरलाइन कर दूं, आपने अभी तक जो बीमा दिया है वो गाड़ियों के लिए दिया है। तो जब भी आप गाड़ी के लिए बीमा कराते थे तो आप देखते थे कि हर साल जो है आपसे कुछ पैसे लिए जाते हैं कि भाई आप 3 साल का बीमा कराओगे तो आप 4,000 रुपए जमा कर दो, आप 1 साल का कराओगे तो आप 1,500 रुपए का जमा कर दो। वो तुमने स्प्लेंडर बजाज की दुनियादारी की जो बीमा कराई होगी, तो आपने देखा है कि आपको पैसे देने होते थे। तो क्या अब जो हमने पैसे जमा किए हैं उस पैसे के लिए बीमा की जो प्रीमियम की रकम है वो भी हम ही देंगे? नहीं, ये आप नहीं दोगे, ये जिस बैंक में आपने जमा किया है वही बैंक आपकी प्रीमियम भरेगा, है ना। तो अभी जो उनको प्रीमियम जो देना पड़ता है, एक साल में 100 रुपए में 10 पैसे होते थे। एक साल में 100 रुपए पे 10 पैसे देने होते थे, लेकिन अब उस 10 पैसे को बढ़ा करके 12 पैसे कर दिए गए हैं। आपको ये कम लगेगा, लेकिन बड़े तौर पे बहुत ज्यादा होता है। तो अब 12 पैसे हो गए, तो 12 पैसे हो गए मतलब मुनाफा हो गया। तो अब क्या आपके लिए भी मुनाफा है? बिल्कुल आपके लिए मुनाफा है। तो पहले जो रकम मिलती थी, है ना, पहले जो पैसे पर बीमा था वो 1 लाख रुपए का था। बीमा मतलब क्या हुआ कि मान लो कि बैंक डूब गया, आपके उसमें 5 लाख रुपए थे, वो डूब गए, तो आपका बीमा का रकम कितना है? 1 लाख, है ना। तो 1 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसे कहते हैं पैसे पर बीमा करवाना। तो अब क्या हुआ है कि इस 1 लाख की रकम को 5 लाख कर दिया गया है ना। तो अब आप मान लो आपने खूब सारे पैसे, मान लो आपके पास 15 लाख थे, 15 लाख आपके डूब गए, तो बैंक ने बोल दिया कि मैं दिवालिया हो गया हूं, जैसे ये यस बैंक के जैसा काम हो गया अगर, तो अब उस अधिनियम के तहत जो है आपको अब 5 लाख रुपए तो आपके सेफ ही है। तो जब किसी को मालूम हो जाता है कि भाई चलो मेरे 5 लाख रुपए सेफ है, तो अब वो निवेश करने से डरेगा नहीं। तो उसको ये लगेगा कि भाई चलो अगर बैंक दिवालिया हुआ भी तो मेरे 5 लाख तो मुझे मिलने ही मिलने। तो इससे विश्वास जीत लिया हमने निवेशकों का। अब वो निवेशक जो है इन बैंकों में वापस से जो है भरेंगे, तो यही है ना, वापस से इसमें पैसा डालेंगे। जब इनमें पैसा आ जाएगा तो हम एमएसएमई को दे देंगे और एमएसएमई भी फलेगा फूलेगा। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बैंकिंग, एमएसएमई, और आपने देखा कि सुरक्षा, है ना, ये किस तरह से काफी सारे एक्ट की भी मैंने इसमें बात कर दी गई है। तो आप इस वीडियोस को अगर कहीं अटक जाओ तो इसे वापस से रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। फिर भी कहीं कुछ दिक्कत रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं पक्का उस पर आपको रिप्लाई दूंगा, और हो सका तो आपके कमेंट्स को इकट्ठा करके एक नया वीडियो भी बना दूंगा।
जो मैंने आपको कन्वे करने के लिए वीडियो बनाया था, ताकि आप बजट को समझ पाएं, है ना, किस तरह से बजट बनाया गया, क्या सोच करके बनाया गया, कैसे लिंकअप किया गया है इन चीजों को, है ना, अर्थव्यवस्था है ये, है ना। तो आप इसे इकोनॉमी भी मान सकते हैं, आप इसे इकोनॉमी का लेक्चर मान सकते हैं, और इसे जितनी बार हो सके उतनी बार सुनिए, ताकि आपका जो ज्ञान है पटल वो खुलता चला जाए, आप समझ पाए कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा आ रहा है ना। बस इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है कि मुझे लगा कि शायद मुझे आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। अब आपका काम ये है कि अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप भी इसे शेयर करिए दूसरों के साथ, है ना, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भी ऐसे वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे वीडियोस लाऊंगा। तो इसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बिल्कुल दबाना नहीं भूलना, क्योंकि वो नोटिफिकेशन का बटन है, आपको नोटिफाई कर देगा कि वीडियो आ गई है कि नहीं आई। ओके दोस्तों, तो आज काफी बोल दिया, इसी के साथ साइन ऑफ करता हूं। दिस इज मनोज शुक्ला, थैंक्स फॉर वॉचिंग।